नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। कनाडा से पाकिस्तान आतंकियों को मृत्युदान, ये वो मुद्दा है जिसकी चर्चा आजकल देश विदेश में हो रही है। 1 सितंबर को एक बार फिर पाकिस्तान के डीप स्टेट में यह मुद्दा गर्म हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की पनाह में पलने वाले हाफिज सईद के करीबी कमांडर की कराची में सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई 1 अक्टूबर को। यह अपने आप में चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि हाफिज सईद के लश्कर तैयबा से लेकर मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद तक ये सभी आतंकी संगठन ISI के संरक्षण में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकी पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, तो फिर हाफिज सईद के कमांडर की हत्या कौन कर सकता है? इस पर तरह तरह के कयास हैं, लेकिन जानकारी सिर्फ इतनी है कि रहस्यमयी बाइक सवार इस हत्याकांड के पीछे हैं। बीते साल से पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक भारत के शत्रुओं की हत्या हो रही है और ज्यादातर हत्याकांड बाइक सवारों ने ही किए। देखिए, रहस्यमय बाइक सवारों के नाम से पाकिस्तान से कनाडा तक कैसे आतंकियों के मन में डर बैठ गया है। ये आतंक के वो 4 चेहरे हैं जिन्हें बीते 6 महीने में मृत्युदान दिया गया है। आतंकियों के मन में आतंक भरा है। आतंक अज्ञात बाइक सवारों का, आतंक एक झटके में जान जाने का। भय से आतंकियों का परिचय लगातार जारी है। इस लिस्ट का नया नाम है मुफ्ती कैसर फारूक। पाकिस्तान का यह शख्स मोस्ट वांटेड आतंकी था। यह आतंकी हाफिज सईद के संगठन लश्कर तैयबा का कमांडर था और कराची में इसे ढेर कर दिया गया। तीस सितंबर 2023, कराची, पाकिस्तान। यह 30 सितंबर की शाम का CCTV वीडियो है, जिसमें 10 लोग नजर आ रहे हैं। सबसे पीछे चल रहा शख्स गोली की आवाज सुनकर अचानक नीचे झुकता है। यही मुफ्ती कैसर फारूक है। इसके बाद भगदड़ मच जाती है। उसके आसपास चलते हुए कुछ बच्चे और एक शख्स भागने लगते हैं। सबसे पीछे चल रहा फारूक कैसर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद उस पर फिर गोलीबारी की जाती है। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। कराची पुलिस के मुताबिक फारूक पर गोली बाइक सवारों ने चलाई। बाइक सवारों की पहचान नहीं हो पाई है। फारूक की टारगेट किलिंग की गई है। गोलीबारी में फारूक के साथ चल रहा एक बच्चा मामूली तौर पर घायल हुआ है। लश्कर तैयबा के कमांडर हाफिज सईद के लिए यह दोहरा झटका है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि कई दिन से हाफिज सईद का एक बेटा भी लापता है और अब मारा गया कैसर फारूक हाफिज सईद का करीबी था। हाफिज सईद फिलहाल जेल में बंद है और उसका सबसे नजदीकी कमांडर अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया है। हाफिज सईद का यह कमांडर कैसर फारूक कराची के पोर्ट कासिम में जामिया मस्जिद का इमाम था। जिस वक्त उस पर हमला हुआ वो कराची के सोहराब कोट इलाके में था। फारूक खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान का रहने वाला था। वो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शुमार था। कराची में उसकी हत्या के बाद किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। बाइक सवारों के बारे में कराची पुलिस कोई जानकारी नहीं जुटा पाई है। कराची पुलिस का दावा है कि फारूक के खिलाफ कोई FIR नहीं थी और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था, लेकिन सच कुछ और है। तो मुफ्ती कैसर फारूक लश्कर तैयबा का कमांडर था। 14 साल की उम्र में वो लश्कर संगठन से जुड़ा और कराची में लश्कर संगठन के लिए भर्तियां करने लगा। जेल में बंद हाफिज सईद का काम उसी ने संभाल रखा था। कश्मीर में घुसपैठ कराने का ऑपरेशन भी उसी के जिम्मे ही था। अप्रैल 2022 में उसने श्रीनगर के G20 सम्मेलन में हमले की साजिश रची। अप्रैल 2022 में लश्कर के 7 आतंकियों ने भिम्बर गली में घुसपैठ की। इन आतंकियों ने राष्ट्रीय राइफल्स के एक ट्रक पर RPG अटैक किया। इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए थे। भारत देश का यह दुश्मन कराची में मारा गया है।
पाकिस्तान में बीते कुछ समय से भारत पर हमले की प्लानिंग करने वाले आतंकियों पर रहस्यमयी हमले हो रहे हैं और इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में कैसर फारूक से पहले भी एक मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या इसी तरह हो चुकी है। 1 मार्च 2022 को खबर आई कि इंडियन एयरलाइंस IC-814 के हाईजैकर मिस्त्री जहूर इब्राहिम उर्फ जमाली की हत्या कर दी गई। जहूर मिस्त्री कराची के अख्तर कॉलोनी में मौजूद था और उसी वक्त उस पर 2 बाइक सवारों ने गोलियां बरसाई। जहूर मिस्त्री पाकिस्तान में आतंकियों की जमात का वो सरगना था जिसकी भारत को लंबे समय से तलाश थी और वो ISI की सुरक्षा में रह रहा था। मिस्त्री जैश ए मोहम्मद का आतंकी था और 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइन के IC-814 का हाईजैकर था। भारतीय विमान की हाईजैकिंग में मिस्त्री के साथ मसूद अजहर के भाई रऊफ और इब्राहिम अजहर शामिल थे। मिस्त्री ही वो आतंकी था जिसने विमान में बैठे भारतीय नागरिक रुपिन काथियाल की हत्या की थी। हाईजैक विमान को कांधाल ले जाने के बाद भारत सरकार को मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा, लेकिन उसके 23 साल बाद 1 मार्च 2022 को अज्ञात लोगों ने मिस्त्री की हत्या कर दी। पाकिस्तान की पनाह में रह रहे जहूर मिस्त्री नाम बदलकर जाहिद अखुंद रख लिया। जहूर कराची की अख्तर कॉलोनी में रहने लगा। जहूर क्रिसेंट फर्नीचर के नाम से कराची में फर्नीचर का कारोबार करता था। 1 मार्च को जहूर पर 2 अज्ञात बाइक सवारों ने हमला किया। जहूर की मौके पर मौत हो गई। घटना स्थल से पुलिस को 5 खाली कारतूस मिले। जहूर मिस्त्री की हत्या में भी कैसर की तरह 2 रहस्यमयी बाइक सवार शामिल थे। जहूर मिस्त्री नाम बदलकर भले ही कारोबारी बन गया, लेकिन उसका असली काम था भारत के खिलाफ आतंकी साजिश। पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकियों की हत्या की जा रही है, इससे साफ है कि उनका लंबे वक्त तक पीछा किया जाता है, उनकी जानकारी जुटाई जाती है और सही वक्त पर अज्ञात हमलावर हत्या करके फरार हो जाते हैं। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों के सरदार रहस्यमयी तरीके से मारे जा रहे हैं और इनकी फेहरिस्त लंबी है। पाकिस्तान के चहेते आतंकियों के हत्याकांड के बाद पाकिस्तान में यह बहस हो रही है कि राजनीतिक मकसद से हत्याएं कराई जा रही हैं और इनके पीछे कौन है। कैसर और जहूर की हत्या के साथ ही पाकिस्तान में फरवरी 2022 में एक और आतंकी की हत्या की। यह है बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम। यह हिजबुल मुजाहिद्दीन नाम के संगठन से जुड़ा आतंकी था। बशीर अहमद हिजबुल मुजाहिद्दीन का संस्थापक सदस्य था। 20 फरवरी को रावलपिंडी में उसकी हत्या कर दी गई। बशीर अहमद रावलपिंडी में एक दुकान के बाहर खड़ा था। 2 बाइक सवारों ने सिर से बंदूक सटाकर उसको गोली मारी। 4 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार ने बशीर को आतंकी घोषित किया था। बशीर कश्मीर में आतंकी घुसपैठ कराता था। घुसपैठ करने वाले आतंकियों के कश्मीर में रहने का बंदोबस्त करता था। बशीर अहमद पीर कश्मीर के कुपवाड़ा का रहने वाला था। बशीर की हत्या भी उसी तरह की गई जिस तरह कैसर और मिस्त्री को मारा गया था। हर केस में समानता यही है कि बाइक सवार आते हैं और आतंकियों को गोली मारकर चले जाते हैं। 20 फरवरी को बशीर अहमद की गोली मारकर हत्या की गई और 4 मार्च 2022 को NIA ने पाकिस्तान में बैठे इस आतंकी की कुपवाड़ा की संपत्ति जब्त कर ली। बशीर की जमीन पर NIA के अधिकारियों ने जब्ती का बोर्ड लगा दिया। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की एक के बाद एक रहस्यमयी तरीके से हत्या हो रही है। 3 बड़े नामों के साथ ही अब से पहले कई आतंकियों को बाइक सवार मौत के घाट उतार चुके हैं। काठमांडू नेपाल 19 सितंबर 2022। ये सीसीटीवी तस्वीर 19 सितंबर 2022 को नेपाल के काठमांडू से आई। कार से सफेद कपड़े पहने एक शख्स उतरता है और उस पर अचानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। कार से उतरा शख्स है ISI एजेंट लाल मोहम्मद।
लाल मोहम्मद की जान बचाने की कोशिश काम नहीं आती है। लाल मोहम्मद आईएसआई का एजेंट था। लाल मोहम्मद पाकिस्तान और बांग्लादेश से जाली नोट काठमांडू लाता था, यहां से जाली नोट भारत भेजता था। लाल मोहम्मद की 2 अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्याकांड की इन तस्वीरों में बाइक सवार सबसे अहम है। ये कोई नहीं जानता कि ये बाइक सवार कौन है और कहां से आते हैं, किसके लिए काम करते हैं, लेकिन इतना तय है कि ये भारत के दुश्मनों की हत्या कर रहे हैं। 26 फरवरी 2023 को आतंकी सैयद खालिद रजा की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद 5 मार्च को सैयद नूर शालोबाज की खैबर पख्तूनख्वा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन बाइक सवारों का खौफ सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि कनाडा में भी पसरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान में आतंकियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है और पाकिस्तान में यह मुद्दा गर्म है कि इन हत्याओं के पीछे कौन है। लेकिन कनाडा में भी इसी तरह की हत्याएं हो रही हैं। यहां निशाने पर खालिस्तानी आतंकवादी हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद राजनयिक विवाद भी छिड़ गया, लेकिन भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि निज्जर की हत्या से कोई लेना देना नहीं है उनका। पाकिस्तान की तरह ही कनाडा में भी आतंकियों के दुश्मन ये अज्ञात हमलावर ही हैं। बीते 9 महीने खालिस्तानी आतंकियों के लिए बुरे सपने की तरह रहे हैं। इनमें सबसे घातक महीना रहा है जून के महीने में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर 2 बाइक सवारों का शिकार बना। 18 जून 2023, सरे, कनाडा। 18 जून ही वो तारीख थी जब हरदीप सिंह निज्जर नाम के आतंकी को 2 बाइक सवारों ने गोली मारकर ढेर कर दिया। निज्जर सरे के गुरुद्वारा की पार्किंग में था। उसी वक्त 2 बाइक सवार हमलावर आए। दोनों बाइक सवारों ने निज्जर को गोली मारी और फरार हो गए। निज्जर की हत्या से खालिस्तानी समर्थकों और आतंकियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि पहली बार अज्ञात बाइक सवारों ने खालिस्तानी आतंकी को निशाना नहीं बनाया। कनाडा के बाहर खालिस्तानी आतंकी कमांडरों की हत्या हो रही थी। तो आइए आपको बिगवाल पर इस बारे में और जानकारी देते हैं। 6 मई 2023 को खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवर की लाहौर में हत्या कर दी गई थी। लाहौर में हत्या की गई, बाइक सवारों ने इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजवर खालिस्तानी आतंक को बढ़ावा देने में लगा था और पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स तस्करी भी करता था, जिसकी हत्या कर दी गई। इसी तरह जनवरी 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरमीत सिंह की लाहौर में हत्या कर दी गई। जब वो गुरुद्वारे के बाहर था, तभी बाइक सवार हमलावरों ने गुरुद्वारे के बाहर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। यह भी भारत में खालिस्तानी आतंक को बढ़ावा दे रहा था और पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स तस्करी करता था। दो खालिस्तानी कमांडर पाकिस्तान में मारे गए, लेकिन कनाडा जैसे खालिस्तान के सेफ हेवन में निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी भड़क गए। खालिस्तानी नेताओं के समर्थन से सरकार चलाने वाले ट्रूडो ने इस हत्याकांड के आरोप भारत पर लगाए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा के पीएम ने संसद में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप मढ़ा और इसके बाद ट्रूडो सरकार ने भारत के एक राजदूत को निष्कासित कर दिया। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। 19 सितंबर को विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाना राजनीति से प्रेरित है। ऐसे बेबुनियाद आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों से ध्यान भटकाने के लिए है। खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों को कनाडा ने शरण दे रखी है। ये खालिस्तानी भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है।
हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान का समर्थक था और भारत उसे खालिस्तानी आतंकी घोषित कर चुका था। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रूडो भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप क्यों लगा रहे हैं? जस्टिन ट्रूडो की सरकार अल्पमत में है। कनाडा में जगमीत सिंह विपक्षी नेता हैं। विपक्ष में होने के बावजूद जगमीत सिंह ने ट्रूडो की सरकार बचा रखी है। जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। पार्टी बनाने से पहले जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थकों की रैलियों में जाते थे। निज्जर की हत्या के बाद ट्रूडो पर जगमीत ने भारत के खिलाफ झूठी जांच का दबाव बनाया। ट्रूडो को सिख समुदाय के वोट बैंक का लालच भी है। 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा में 7,70,000 सिख हैं। ये कनाडा की कुल आबादी का 4% है। निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी मिलकर ट्रूडो सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन आरोप लगाने के बाद से कनाडा सरकार कोई सबूत नहीं दे पाई, क्योंकि बाइक सवारों का सुराग किसी के पास नहीं है। बाइक सवार एक उलझी हुई पहेली है। ये लगातार भारत के दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। इतना साफ है कि देश के शत्रु साफ हो रहे हैं और लगातार रहस्यमयी केस बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो रूस यूक्रेन युद्ध में तबाही का दौर जारी है। इस बीच जंग के कई और मोर्चे खुल सकते हैं, क्योंकि पुतिन के साथ दुनिया के ऐसे देश मिल गए हैं जो अमेरिका को सीधे तौर पर एटमी चैलेंज करते रहे। अब हालात ऐसे हो चले कि जिस नेटो के दम पर अमेरिका दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करता आया है, उसी नेटो को एक ऐसा ग्रुप नेस्तनाबूद कर सकता है जिसका नेतृत्व पुतिन कर रहे हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तक बारूदी जलजला आ सकता है, क्योंकि अमेरिका को रोकने के लिए पुतिन पूरी ताकत लगा रहे हैं। यहां तक कि न्यूक्लियर साइलो को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो रूस तुरंत एटमी हमला करके अमेरिका को बैकफुट पर ला सकता है और फिर बाकी का काम रूस के मित्र देश कर देंगे। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए आखिर पुतिन की मित्र मंडली कौन सी है जिसने पेंटागन में कोहराम मचा दिया है और नेटो देशों में खलबली। बदल गया वर्ल्ड ऑर्डर, एटमी महाविनाश का ट्रिगर। यूरोप में बारूदी जलजला, तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा। और उसकी गवाही देती ये तस्वीरें जब रूस ने पहली बार रोमानिया पर हमला करके बता दिया कि अब रूस की जंग सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि सीधे टकराव नाटो से। और पुतिन ने कसम खाई है कि वो हर उस देश को सबक सिखाएंगे जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत रोमानिया से हो गई। यानी पुतिन की जंग अब यूक्रेन से नहीं बल्कि नेटो से शुरू हो गई है। अभी रोमानिया है, आगे पोलैंड की बारी है। पुतिन इतने से नहीं मानने वाले। अब उनके निशाने पर बाल्टिक और नॉर्डिक देश हैं और उन पर हमला मतलब नेटो पर हमला। और नाटो पर हमले का मतलब है सीधे अमेरिका से टकराना, यानी कोल्ड वॉर की तरह दुनिया दो खेमों में बंट जाएगी। फिर शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। और इस बार परमाणु बम के इस्तेमाल के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि बात बात पर न्यूक्लियर हमले की धमकी दी जा रही है।
हालांकि परमाणु बम से हमले की धमकी पुतिन के खेमे की तरफ से ज्यादा दी जा रही है, क्योंकि पुतिन के खेमे में शामिल देश ऐसे हैं जो अमेरिका से सबसे ज्यादा सताए हुए हैं। इसलिए अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुतिन के नेतृत्व में कई खेमेबाजी को लेकर पेंटागन में हलचल मची हुई है, क्योंकि नाटो के सामने पुतिन ने ऐसा ग्रुप तैयार कर लिया है जो नाटो के हर मंसूबे को रोक सकता है। व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति, किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, इब्राहिम रहीसी, ईरान के राष्ट्रपति, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस के राष्ट्रपति। इस खेमे में अफ्रीकी देश भी शामिल हैं, साथ ही कुछ एशियाई देश भी, जिनके दम पर पुतिन नाटो देशों को चैलेंज करने का दम दिखा रहे हैं। यानी अब जंग सीधे तौर पर नाटो के 31 देशों और पुतिन के खेमे के बीच। और पेंटागन में कोहराम इसलिए भी मचा हुआ है कि पुतिन खेमे के देश इतने एग्रेसिव हैं कि नाटो के सरताज अमेरिका की घेराबंदी कई मोर्चों पर शुरू कर दी है। अमेरिका के खिलाफ रूस के साथ आए देश आक्रामक तेवर अपना चुके हैं। जहां एक तरफ रूस को हथियारों से मदद मिल रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका को धमकी भी दी जा रही है। लेकिन पुतिन अब एक अलग तैयारी में जुटे हुए हैं। वो समझ चुके हैं कि ये जंग कभी भी एटमी युद्ध में बदल सकती है। इसीलिए उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन एक्टिव मोड में डाल दिए हैं। यानी पुतिन उस दिशा में बढ़ चुके हैं जहां से एटमी तबाही की शुरुआत होगी। वैसे भी रूस अमेरिका से कोल्ड वॉर का बदला लेने के लिए बेचैन है। दूसरी तरफ चीन ने 74वें स्थापना दिवस पर अपनी ताकत की नुमाइश की, जिसमें विध्वंसक हथियार दिखाकर जता दिया कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाला। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी अमेरिका को एटमी हमले की धमकी दे डाली। ये धमकी ऐसे वक्त में दी जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ जापान सागर में वॉर ड्रिल की। बात यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने भी पलटवार कर दिया है कि वो अमेरिका और इजराइल की किसी भी धमकी पर पलटवार के लिए तैयार है। यानी वर्ल्ड ऑर्डर अब बदलने की ओर है। अगर अमेरिका ने ताकत के इस खेल में जरा भी जोर आजमाइश की कोशिश की तो अमेरिका के खिलाफ तैयार हुआ नया मोर्चा एटमी हमले से भी पीछे नहीं हटेगा। दरअसल अमेरिका के खिलाफ कई देश इसलिए भी एकजुट हुए हैं कि वो अमेरिका की दादागिरी से आजिज आ चुके हैं। यानी सबकी मजबूरियों ने उन्हें एक साथ आने पर मजबूर किया। रूस की अमेरिका से दुश्मनी यूक्रेन को लेकर। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उकसाया। दूसरी तरफ चीन ताइवान को लेकर अमेरिका से दुश्मनी ठान कर बैठा है, क्योंकि अमेरिका ताइवान की डिफेंस शील्ड बना हुआ है, जबकि चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है।
इसी तरह किम जोंग उन गुस्से में है क्योंकि अमेरिका साउथ कोरिया को लगातार सैन्य मदद पहुंचा रहा है। जबकि ईरान से अमेरिका की दुश्मनी लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर है। अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर हथियार बनाने को लेकर शक करता रहा है, इसलिए प्रतिबंध भी लगाए थे। इन सब के अलावा अफ्रीकी और मिडिल ईस्ट देशों में रूस और चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए भी बौखलाया हुआ है। यानी एशिया से लेकर अफ्रीका तक तनाव बढ़ रहा है और यूरोप तो महाविनाशक खतरे में घिरा हुआ है। दरअसल रूस ने एटमी जंग की तैयारी कई साल पहले से शुरू कर दी थी। यही वजह है कि रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। अगर दोनों खेमों में परमाणु बम की संख्या पर गौर किया जाए तो रूस के पास 5,977, जबकि चीन के पास 350 और नॉर्थ कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार है, जो कुल मिलाकर 6,347 है। जबकि नाटो के पास 5,943 परमाणु बम है, जिसमें अमेरिका के पास 5,428, फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 एटमी वेपन। इसके अलावा अगर इसमें इजराइल के 90 परमाणु बम भी जोड़ दिए जाएं, तो भी रूस के बनाए खेमे से कम ही रहेंगे। यानी पुतिन फ्रंट फुट पर जाकर जंग लड़ने के लिए तैयार है और इसकी तैयारी यूक्रेन जंग से काफी पहले शुरू कर दी थी। तो पुतिन की मित्र मंडली में किम ऐसे जंगबाज हैं जो अमेरिका के लिए कभी भी काल बन सकते हैं, क्योंकि किम जोंग उन पर अमेरिका के लगाए किसी बैन का असर नहीं हुआ। उल्टा नॉर्थ कोरिया की ताकत लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया बौखला रहा है। इसकी वजह है किम और पुतिन की दोस्ती। इसलिए साउथ कोरिया ने एटमी धमकी दे डाली है। ऐसे में कोरियाई प्रायद्वीप में जंगी मोर्चा खुलने के आसार बढ़ गए, क्योंकि किम ने खुला ऐलान कर दिया है अगर इसी तरह के हालात रहे तो वो अमेरिका साउथ कोरिया को सबक सिखाने के लिए परमाणु बम के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। किम का प्रतिशोध साउथ कोरिया में होगा एटमी विस्फोट। किम से पंगा महंगा पड़ेगा, सुपर पावर का मंसूबा फेल होगा। जब से किम जोंग उन रूस से लौटे हैं, तभी से अमेरिका और साउथ कोरिया की बौखलाहट बढ़ती जा रही है।
हालात ऐसे हो चले हैं कि साउथ कोरिया ने अपने 75वें आर्म्स डे परेड में विध्वंसक हथियारों की नुमाइश कर डाली। जिसमें 4000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। 170 से ज्यादा हथियार दिखाए गए। K2 बैटल टैंक के अलावा लॉन्ग रेंज मिसाइल और कॉम्बैट ड्रोन के जरिए नॉर्थ कोरिया को धमकाने की कोशिश की गई। इस दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक येओल ने नॉर्थ कोरिया को सीधी चेतावनी दी। जाहिर है यह धमकी सीधे तौर पर किम को उकसाने वाली। यह धमकी ऐसे वक्त में आई है जब नॉर्थ कोरिया परमाणु परीक्षण कर सकता है, क्योंकि किम जोंग उन रूस के साथ मिलकर लगातार विध्वंसक हथियार बनाने में जुटा है। इसके अलावा रूस से उसे न्यूक्लियर टेस्ट में मदद का भरोसा भी मिला है। ऐसे में दक्षिण कोरिया भड़क गया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली। संयुक्त राष्ट्र में नॉर्थ कोरिया के प्रतिनिधि किम सॉन्ग ने बयान दिया। This year, the Democratic People's Republic of Korea celebrated its 75th founding anniversary, recollecting its 75-year history of the DPRK. जाहिर है किम जोंग पर साउथ कोरिया की धमकी का कोई असर नहीं हुआ है। उल्टा एटम बम फोड़कर भारी तबाही की चेतावनी दे डाली। इसका सीधा मतलब है कि अगर अमेरिका पलटवार करता है तो जंग का दूसरा मोर्चा खोल सकता है, क्योंकि किम ठान चुके हैं कि कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका के दबदबे का अंत करना जरूरी है। इसके लिए किम जोंग ने परमाणु नीति में भी बदलाव कर दिया है, जिससे जंग के हालात में अमेरिका को बैकफुट पर ला सके। किम जोंग ने इसके लिए बड़ी तैयारी की और संविधान में बदलाव कर दिया। अब नॉर्थ कोरिया के संविधान में नई न्यूक्लियर नीति को मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए सर्वसम्मति से नॉर्थ कोरिया की संसद में प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद उत्तर कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। और सबसे खास बात यह कि न्यूक्लियर पॉलिसी के उल्लंघन की इजाजत किसी को नहीं। अब समझिए परमाणु नीति में बदलाव से क्या होगा। दरअसल किम जोंग उन अब पूरी ताकत के साथ एटम बम की खेप आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका की धमकी के बावजूद नॉर्थ कोरिया न सिर्फ खुलेआम न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, बल्कि पुराने एटम बम को अपग्रेड भी कर पाएगा। कुछ दिन पहले किम जोंग उन रूस के दौरे पर गए थे। वहां सबसे अहम करार हुआ था, जिसमें नॉर्थ कोरिया कई हथियार और गोला बारूद की खेप रूस को देगा, जबकि बदले में रूस एटम बम बनाने में उसकी मदद करेगा। यानी रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के अलावा हाइड्रोजन जैसा विनाशकारी बम बनाने की तकनीक भी नॉर्थ कोरिया को देगा। सोचिए, जब अभी किम के तेवर इतने विनाशक हैं, जब उसे हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बम बनाने का फॉर्मूला मिल जाएगा, तो क्या अमेरिका कभी भी किम को काबू कर पाएगा? शायद नहीं। और यही तो पुतिन चाहते हैं। जिससे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़के तो रूस अमेरिका में तबाही का जलजला ला दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब हालात ऐसे हो चले हैं कि नेटो से रूस का बनाया ग्रुप टकराने के लिए तैयार है। ऐसे में रूस और नेटो के बीच सीधी जंग की तैयारी हो चुकी है। अक्टूबर में ही महायुद्ध के आसार बन गए। जंग में नेटो की सीधी एंट्री हो रही है। ब्रिटेन अपनी सेना यूक्रेन में तैनात करने जा रहा है। इसे पुतिन रूस पर बड़े हमले की तैयारी मान रहे हैं। वहीं अमेरिका भी रूस के चारों तरफ अपनी मिसाइलों की तैनाती करता जा रहा है। बाइडेन यूक्रेन को टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम भी दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की भी अक्टूबर में रूस पर बड़ा काउंटर अटैक करना चाहते हैं। ऐसे में विश्व युद्ध का फ्रंट खुलता दिख रहा है, क्योंकि पुतिन भी अक्टूबर में एक बड़ा प्रहार करना चाहते हैं। जंग में नाटो की सीधी एंट्री हो चुकी है। नाटो ने यूक्रेन के खिलाफ महायुद्ध की मुहिम छेड़ दी।
अक्टूबर में भीषण युद्ध के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। तो क्या अक्टूबर में वर्ल्ड वॉर का ऐलान तय है? क्या इस महीने यूक्रेन बड़ा काउंटर अटैक लॉन्च करेगा? क्या अक्टूबर में नाटो रूस पर बड़ा हमला करेगा? विश्व युद्ध की इन आशंकाओं को पुख्ता करने वाली खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध में ब्रिटेन यूक्रेन के लिए अपनी सेना भेजने जा रहा है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया है। यूक्रेन के भीतर ब्रिटेन अपने सैनिकों को तैनात करेगा। ब्रिटिश सैनिक यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। ब्रिटिश नेवी भी ब्लैक सी में यूक्रेन की मदद करेगी। अब तक किसी भी नेटो देश ने रूस के खिलाफ खुलेआम इस तरह के कदम नहीं उठाए हैं। अब तक नेटो देश यूक्रेन को अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से मदद पहुंचा रहे थे, समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब पुतिन के खिलाफ नेटो सीधा सामने आया है। पुतिन के खिलाफ नाटो की जंगी तैयारी का बड़ा संकेत मिल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाटो ट्रेनिंग के बहाने यूक्रेन में अपने सैनिकों को लगातार पहुंचा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर रूस पर सीधे हमला किया जा सके। नाटो रूस को हर तरफ से घेर रहा है। पिछले दिनों अमेरिका और नाटो दोनों देशों के टोही विमान क्रीमिया पर लगातार उड़ान भरते देखे गए। नाटो ने क्रीमिया के पास सर्विलांस 3 गुना बढ़ा दिया है। 18 से 24 सितंबर तक नाटो लगातार सर्विलांस कर रहा था। 18 से 24 सितंबर के बीच नाटो के 21 सर्विलांस प्लेन और ड्रोन ने क्रीमिया तक उड़ान भरी। रोजाना नाटो के 3 टोही विमान क्रीमिया और ब्लैक सी में रूसी रणनीति की जानकारी जुटाते रहे। नाटो के सर्विलांस प्लेन और ड्रोन ब्लैक सी और बाल्टिक में इस साल की शुरुआत से ही सक्रिय है। रूस बार बार कहता रहा है कि नेटो न केवल यूक्रेन को मदद कर रहा है, बल्कि रूस पर हो रहे हमलों में भी शामिल है। अब ब्रिटेन ने यूक्रेन में अपनी सेना तैनात करने का ऐलान करके इस बात पर मुहर लगा दी है कि नेटो रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर चुका है। नाटो के इस बारूदी प्लान के खुलासे के बाद से ही रूस पूरी तरह बिफरा हुआ है। रूस ने इसे नाटो की तरफ से महायुद्ध का ऐलान मान लिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब पुतिन नाटो देशों पर हमला करने में गुरेज नहीं करेंगे। यूक्रेन में ब्रिटिश सेना भेजने की खबरों पर पुतिन के सहयोगी मेदवेदेव ने नाटो को चेतावनी देते हुए कहा कि पश्चिम की हरकत तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को बढ़ा रही है। रूस के आसपास नाटो अपनी सेना और हथियारों की तैनाती लगातार बढ़ाता जा रहा है। पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने ही इस बात का खुलासा किया है कि नाटो रूस के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैयार करने में जुटा है। यूरोप में रूस की सरहदों के पास अगर सिर्फ अमेरिकी न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की बात करें तो यूरोप में रूस के आसपास अमेरिका के 150 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात हैं। जर्मनी के बुचेल एयरबेस पर अमेरिका के 25 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात हैं। नीदरलैंड्स के वोकेल एयरबेस पर 25 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड रखे गए हैं। इसी तरह तुर्की के इंसलिक एयरबेस पर 30 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने भी यूक्रेन के अंदर 3 जगहों पर घातक बायरक्तार ड्रोन बनाने का ऐलान किया। मतलब यूक्रेन और तुर्की मिलकर बायरक्तार ड्रोन बनाएंगे जो रूसी सेना पर आग बरसाएंगे। इस बीच समुद्री ड्रोन फ्लीट बनाने के ज़ेलेंस्की के ऐलान से भी यूक्रेन के बारूदी मंसूबे का पता भी चल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन अक्टूबर की शुरुआत में ही रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अगर यूक्रेन के साथ नाटो भी सीधे जंग में उतरेगा तो अंजाम मौजूदा जंग से कई गुना भयावह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।